गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी आपका एक प्रिज्म है और उसके थ्रू टीआईआर की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी कैटेगरी में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उससे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, उसका क्या रिलेशन आता है। ठीक है, वो हम आज इसमें करने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका ये इसका आउटर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस हो गया। ठीक है, अब इसके सेंटर पॉइंट से, यहां से इस पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे, पी पॉइंट। ठीक है, अब इस पी पॉइंट, तो ये वाला जो एरिया है इसका अंदर वाला, ये एक तरीके से डेंसर मीडियम का वर्क करेगा, बाहर का रेयर मीडियम का वर्क करेगा। ठीक है, अगर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है, तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमें ये बताना है कि यहां पर क्या रिलेशन जनरेट होता है। तो देखिए, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको मान लिया पॉइंट O। अब कोई भी इमेज जब जनरेट होती है तो उससे 2 रे ऑफ लाइट का इमिट होना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट इस पॉइंट O से इस सरफेस पे हमने इंसिडेंट कराई, और सेकेंड रे ऑफ लाइट इससे P पॉइंट से होते हुए सीधी निकल जाती है, सीधी पास हो जाती है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन और डेविएशन। अब यहां से क्यों पास होती है सीधी बिल्कुल, वो इसलिए होती है कि इसका जो लिटरल जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, इसलिए ये सीधी पास होती है। अब इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कार्वेचर है वो इस तरफ है, ये हो गया सेंटर ऑफ कार्वेचर। जब भी इसको हमें रिफ्रैक्शन करना होता है तो हमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पॉइंट सी पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ। अब इस पॉइंट को हमने क्या माना, एन, क्या मान लिया, एन। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है इस रे का वो तो ये था, लेकिन यहां से ये रेयर टू जब डेंसर में जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इधर बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, अब ये टुवर्ड्स जब नॉर्मल बेंड हुई है तो ये रे ऑफ लाइट आपकी सीधी सीधी आ रही है, तो यहाँ पे इन दोनों लाइटों का क्या हो जाता है, रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी कि कटेंगी, तो यही इसकी क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, और वो इमेज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आई से। ओके, अब इसके एंगल्स हम कैसे कैसे जनरेट करेंगे कि सपोज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, विद नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ तो यहां पे इंसिडेंस हो गया एंगल। ऐसे ही रे ऑफ लाइट जो आपकी इंसिडेंस रे ऑफ लाइट है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो सपोज वो है अल्फा, कौन सा है वो, अल्फा। ऐसे ही ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट हो गई, ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हो गया आपका एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एक्सिस के साथ जहां आपकी इमेज बन रही है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, इसको एंगल मान लिया बीटा, कौन सा एंगल माना, बीटा। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल माना है उसको मान लो गामा, क्या मानेंगे, गामा। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट का इसमें क्या होता है, यूज होता है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि आई और आर उसको कैलकुलेट करना है।
और जब वो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी इक्वेशन की फॉर्म में, तो उनको हम स्नेल लॉ में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आई की वैल्यू को जब हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे आएगी, तो सबसे पहले ट्राइंगल यूज करेंगे ओ एन आई। ये करेंगे क्या? नो, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे ओ एन सी। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा? ओ एन सी। तो इन ट्राइंगल ओ एन सी, ठीक है, इसका देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? आई। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अल्फा एंड गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का क्या होता है? सम होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, तो इसकी इक्वेशन फर्स्ट ऐसे कंसीडर कर लो। इसके बाद क्या करना है? अब अल्फा और गामा इनको एक टेंजेंट की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देंगे इसके नियर, पॉइंट पी के नियर, ठीक है। तो जो आपका एनपी है वो आपका क्या हो गया? एक नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टेंजेंट जब इन हम अप्लाई करेंगे तो आई यानी कि अल्फा नियर टू टेन अल्फा और गामा नियर टू टेन गामा, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन गामा, ठीक है। अब टेन अल्फा और टेन गामा को आपको सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअली क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कि टेन अल्फा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अल्फा आपका कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, ओ एन पी, इन ट्राइंगल ओ एन पी। तो ट्राइंगल ओ एन पी ये बना ना। तो ट्राइंगल ओ एन पी में टेन अल्फा का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये जो बेस है पी टू ओ, ये डिस्टेंस होती है यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू एन पी अपॉन माइनस यू। माइनस क्यों लगाया? पी से ओ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो टेन अल्फा तो यहां पे ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही टेन गामा, तो टेन गामा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ट्राइंगल एन पी सी, इन ट्राइंगल एन पी सी। तो यहां पे क्या करेंगे? टेन गामा को कैलकुलेट कर लो, टेन गामा। तो क्या बनेगा? देखो, परपेंडिकुलर हो गया एन पी, और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस कौन सा हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें और बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो एन पी पी सी, तो आर कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो टेन गामा हो जाएगा एन पी अपॉन आर, एन पी अपॉन आर। इन दोनों वैल्यू को यहां शिफ्ट करो, तो आई इक्वल टू कितना हो गया? एन पी अपॉन माइनस यू, और ये हो जाएगा एन पी अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम इसी वे में हमें क्या करना है? एक रिफ्रैक्टेड एंगल और कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कहां बना हुआ है? यहां बना हुआ है आर। तो ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? एन सी आई लिखेंगे, इन ट्राइंगल एन सी आई, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ? गामा। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हुए? आर एंड बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा आर प्लस बीटा, ठीक है, जैसे इसमें हमने कैलकुलेट किया था। अब फिर हमारा से क्या करना है? आर को किसके नियर मानेंगे? टेन आर के। और बीटा को किसके नियर मानेंगे? टेन बीटा के। तो क्या इक्वेशन बनेगी? टेन आर, या फिर आर की इक्वेशन निकालो, सॉरी आर की इक्वेशन निकालो, क्योंकि ये तो एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा गामा, ठीक है, माइनस बीटा, क्योंकि आई तो कैलकुलेट हो ही गया। अब इसको टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब टेन गामा की तो ऑलरेडी इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। टेन बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, तो टेन बीटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एन पी आई ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल एन पी आई, ठीक है। तो एन पी आई ट्राइंगल का जब आप यूज करोगे, यानी कि एन
पी आई, जहां पे आपका बीटा एंगल बन रहा है। तो टेन बीटा इक्वल टू, तो एनपी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इमेज तक का पी से, ये हो गया वी। तो यहां हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन गामा क्या है, एन पी अपॉन आर, और टेन बीटा क्या है, माइनस एन पी अपॉन वी। तो ये आर का इक्वेशन हो गया, ये आई का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको यूज करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूं। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कैसे यूज करेंगे इसको। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ होता है जब रे ऑफ लाइट N1 मीडियम से N2 मीडियम, यानी कि फर्स्ट रेयर मीडियम से कहां जाती है, डेंसर मीडियम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ। तो ये होता है N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये होती है ना इक्वेशन, N1 से N2 मीडियम में जब रे ऑफ लाइट पास होती है। अब इसमें फॉर यहां लिखेंगे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, तो साइन आई को किसके नियर मानो, आई के, और साइन आर को किसके नियर मानेंगे, आर के। तो क्या इक्वेशन बनेगी, N2 अपॉन N1 इक्वल टू आई अपॉन आर, क्योंकि आई और आर का वैल्यू हमें शिफ्ट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, N1i इक्वल टू N2 आर, ये बन गया ना। अब I1i और R का इक्वेशन क्या है, देखो इसको शिफ्ट कर देंगे। I की इक्वेशन क्या है, NP अपॉन माइनस यू प्लस NP अपॉन R इक्वल टू, अब R की इक्वेशन क्या है, NP अपॉन R माइनस NP अपॉन V, यही है ना। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये इक्वेशन है ना, एनपी इधर कॉमन हो गया, एनपी इधर कॉमन हो गया, तो एनपी इधर से कॉमन ले लिया, N1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा N1 माइनस यू, ऐसे ही प्लस N1 अपॉन आर। ठीक है, ऐसे ही NP कॉमन ले लो, N2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो NP आपका कॉमन हो गया। ठीक है, यहां क्या होगा, N2 अपॉन आर, ओके, माइनस N2 अपॉन V, और कैंसिल क्या होगा, NP से NP कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या इक्वेशन बची आपके पास, N1 अपॉन माइनस यू प्लस N1 अपॉन आर इक्वल टू N2 अपॉन आर माइनस N2 अपॉन V, ये इक्वेशन आई आपकी। अब जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वाली इक्वेशन एक तरफ, और U और V वाली टर्म एक तरफ आप ले सकते हो। तो देखो N2 अपॉन V को इधर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, N2 अपॉन V, ठीक है, माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 अपॉन R, ये इधर ले जाएंगे, माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, तो N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो गया, R हो गया। इसको लिख सकते हैं N2 माइनस N1। तो दिस इज योर लास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है इक्वेशन, जो कि रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब इस इक्वेशन का यूज आगे भी यूज होगा, वो यूज होता है लेंस मेकर फॉर्मूले में। ठीक है ना, जो भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस कैसे बनते हैं, ठीक है ना, उसका जो फॉर्मूला जनरेट होता है उसमें ये इक्वेशन यूज होगी, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो आप ये इक्वेशन आज प्रैक्टिस करें इसकी अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।